हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स का चैप्टर जो है वो वेक्टर्स वाला जो शुरू कर रहे हैं। और उसमें जो है पहले चैप्टर में आपको हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताया और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थे और आपके दूसरे जो आपके थे ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ उसके बारे में बताया गया। उसके यूनिट वगैरह हैं, जो आपके डायमेंशंस एनालिसिस थी, डायमेंशन फार्मूले वगैरह बनाना सिखाया। ठीक है ना। तो अब हम जा रहे हैं कि भाई आपका जो वेक्टर्स है, ठीक है ना, तो वो जो है वो उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। वेक्टर्स क्वांटिटीज़ जो हैं, अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ को जो फर्दर आपने पढ़ा था भाई डिवाइड किया जाता है किस में, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और आपकी जो हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है स्केलर्स और वेक्टर्स में। ठीक है, दो कैटेगरीज आपकी हैं, एक होते हैं आपके स्केलर्स, दूसरे क्या होते हैं, वेक्टर्स होते हैं। तो अब उनको आज जो हम पहला लेक्चर है तो इसमें सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन रख रहे हैं, इन क्वांटिटीज़ के बारे में बता रहे हैं। ठीक है ना। तो फिज़िकल क्वांटिटीज से हम अगर शुरू करें वहाँ से, तो फिज़िकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका हमने वहाँ पर जो डिस्कस किया था, आप वो लेक्चर्स देख सकते हो इसी चैनल पे। तो आपका फिज़िकल क्वांटिटी को कैसे लिखा जाता है भाई, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी हो, ठीक है, उसको हम लिखते थे आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के साथ। एन स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, यह था आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है जी। और ये है आपका यूनिट, कोई भी यूनिट उसका जो होगा किसी भी क्वांटिटी का, तो वो उसको साथ लिखना ज़रूरी है। अब ज़ाहिर बगैर यूनिट के तो कोई पहचान तो नहीं बनेगी ना। तो एक नंबर लिखने से किसी भी क्वांटिटी को आप ज़ाहिर नहीं कर सकते। किसी भी क्वांटिटी को ज़ाहिर करना, फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करना है, तो आपको एक तो आपका क्या चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, और उसके साथ उसका क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। अब यहाँ पर मसाइल खड़े हो जाते हैं भाई, यहाँ पर फिर आगे चल के ये प्रॉब्लम आ गए कि कुछ क्वांटिटीज़ ऐसे हैं जिनको सिर्फ इन दो चीज़ों से आप समझ नहीं पा रहे थे, यानी किसी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट डालने से वो आपको समझ में नहीं पा रहा, उसको फर्दर समझाने के लिए कुछ एडिशंस की ज़रूरत पड़ रही थी। तो इस वजह से आगे फिर जाके फर्दर उनको डिवाइड किया गया दो कैटेगरीज में, और एक को कहा गया स्केलर्स और दूसरी को कहा गया आपका वेक्टर्स। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोग ये पहले से ही जानते हो, ठीक है ना, आप फर्स्ट ईयर तक पहुँचने से पहले 2 साल पहले भी फिज़िक्स पढ़ चुके हो। तो उसमें आपने पढ़ा कि भाई स्केलर्स क्या हैं और वेक्टर्स क्या हैं। तो आपने सिंपली यही पढ़ा कि भाई जिनके पास मैग्नीट्यूड है, सिर्फ जो मैग्नीट्यूड से आपके बात समझ में आ जाए तो वो क्या है, स्केलर हैं। और मैग्नीट्यूड के साथ जो अगर डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े आप लोगों को, तो उस तरह की क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये सब पता है आप लोगों को। अब यहाँ पर कोई ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात तो नहीं होगी। आपका बेस तो वही है कि भाई स्केलर्स के पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी आप उनको एक नंबर से और यूनिट से ज़ाहिर कर सकते हो। और स्केलर्स में क्या होता है कि आपके पास एक फर्दर चीज़ आ जाती है, डायरेक्शन। मगर यहाँ पर अब ये है कि कन्फ्यूजन थोड़ा बढ़ सकता है कि कुछ चीज़ें और भी हैं जो हम शायद भूल रहे हैं या हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो वो आपने देखना है कि भाई वेक्टर्स एक्चुअली जो है वो कैसे होते हैं। ठीक है, स्केलर्स के बारे में हम पहले से ही ज़्यादा श्योर है कि भाई ये इस तरह की क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम, ठीक है ना। अब ये तो हो गया, समझ में आ गया भाई, ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए। इधर हर क्वांटिटी में आपको क्या चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए और उसका यूनिट भी चाहिए। तो ये बात तो पहले से तयशुदा है। कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है तो उसको लिखने के लिए आपको एक नंबर, भाई यहाँ पर देखो नंबर, अब नंबर को स्केलर भी कहा जाता है। ठीक है ना, नंबर को स्केलर भी कहा जाता है। अब देखें स्केलर के बारे में अगर कहें कि भाई आपने कुछ चीज़ आगे ख़रीद की है मास की सूरत में, ठीक है ना, तो 2 kg लिया, किसी ने 5 kg लिया, अब उसको आपने किस तरह करना है, ठीक है ना, ऐड किस तरह करना है, तो वह सिंपली आप उसको ऐड कर सकते हो। भाई आपने एक बार लिया 2 kg, दूसरी बार आपने 5 kg लिया,
तो आपने टोटल कितना ले लिया 7 kg। तो भाई यहाँ पर अगर उस दुकानदार के पास आपने कहा कि भाई 2 kg फलां चीज़ चाहिए, ठीक है ना, या कोई फ्रूट है, कोई सब्ज़ी है, या कोई भी चीज़ आपका यूटिलिटी की कोई चीज़ है, तो आपने वहाँ किससे ख़रीदी, किलोग्राम से खरीदी, ठीक है ना। अब वो समझ गया कि ये किस बार, अभी आपने ये तो नहीं बोला कि भाई किलोग्राम जो है वो हमें लेफ़्ट में चाहिए या राइट साइड में चाहिए या ऊपर अपवर्ड चाहिए या कोई किसी डायरेक्शन या किसी एंगल पे चाहिए, हमें 2 kg इतने एंगल पे चाहिए और 5 kg ईस्ट में चाहिए या डाउनवर्ड चाहिए या अपवर्ड चाहिए, आपने ये तो नहीं बोला। आपने सिंपली कहा कि भाई हमें क्या चाहिए, 2 kg कोई भी राइस है या शुगर है, कोई भी चाहिए, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपने किसी और चीज़ का सहारा नहीं लिया। तो हमने कहा कि भाई ये आप जैसे पढ़ते थे कि सिंपली वो अपने आप में अपने आप को डिफ़ाइन कर देता है। इस तरह की क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, आपका स्केलर कहते हैं। क्योंकि एक नंबर, देखें एक नंबर, ये नंबर आ गया जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। और दूसरा उसके साथ क्या है, एक प्रॉपर यूनिट है, यानी कोई भी मुनासिब यूनिट आप जो जिसमें आप ख़रीदना चाहते हो, जो आपने लिया है, ग्राम में लिया है, किलोग्राम में लिया है, किसी भी चीज़ में लिया है, मिलीग्राम में लिया है, तो उसका जो है वो आपने साथ में लगा दिया, तो ये कंप्लीट हो गई, समझ में आ गई। तो इस तरह की क्वांटिटीज़ जो आपको सिंपली समझ में आ जाएं, किसी बगैर किसी और डायरेक्शन वगैरह बताने के सिवा अपने आप से समझ में आ जाएं, तो इसको हम कहते हैं भाई यहाँ पर ये क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ है। क्या है ये, स्केलर क्वांटिटीज़ है, ठीक है ना। तो स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में हम कह सकते हैं भाई ये इस तरह की क्वांटिटीज़ है, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, दैट कैन बी completely defined by only मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड ज़ाहिर नंबर आपका मैग्नीट्यूड ही रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड एंड एप्रोप्रिएट, कोई भी आप मुनासिब उसके साथ यूनिट लगा दें तो ये आप ज़ाहिर कर सकते हो। यानी आप देखें, अब देखें मास है, टाइम है, तो आपने कह दिया भाई 5 सेकेंड कह दिया, ठीक है ना, 10 घंटे कह दिया, आवर्स कह दिया, 2 डेज़ कह दिया। तो यहाँ पर समझने के लिए किसी को साइंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भाई ये टाइम की बात कर रहा है, सेकंड में बात करो या आप घंटे में बात करो, सालों में बात करो, सदियों में बात करो, समझ जाएगा ये किस में बात क्या बता रहा है, टाइम की बात कर रहा है, सही है ना। टेम्परेचर है, किसी से पूछें भाई, आपको बच्चे से पूछा आपने या किसी से पूछा स्कूल नहीं आया तो कितना टेम्परेचर है आपको, था जो स्कूल नहीं आया था वो बोला 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है ना, 102 फ़ारेनहाइट है। तो आप समझ गए इसको टेम्परेचर कितना है वो समझ गए, क्योंकि आपको उसको समझने के लिए किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। तो ये आपके इस तरह की जो क्वांटिटीज़ हैं वो क्या हैं, स्केलर्स हैं, ठीक है ना। जहाँ पर आपको समझने के लिए सिर्फ एक मैग्नीट्यूड यानी एक न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत पड़े। मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। और यूनिट तो मैंने देखा, अभी यूनिट का अब घड़ी घड़ी कहना मुनासिब ये नहीं लगता कि भाई आपको हमेशा, मैंने पहले से बता दिया भाई कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी हो तो उसके साथ एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, दूसरा उसके साथ क्या होगा, आपका यूनिट लाजमी होगा, क्योंकि यूनिट के बिना आप पहचान नहीं पाओगे फिज़िकल क्वांटिटी को, तो वो तो लाजमी है, ठीक है जी। अब आते हैं हम भाई दूसरा जो आपका है वो है क्या, तो ये समझ में आ गया भाई स्केलर्स क्या है, इस तरह की दो फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी कंप्लीटली एक्सप्रेस आर डिफाइंड बाय ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं वेक्टर्स। अब वेक्टर्स देखें, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वहाँ पर आप उसको डिफ़ाइन करने के लिए, उनको समझने के लिए, तो वहाँ पर कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना। जैसे आपसे कहा जाए किसी से कि भाई आपने किसी चीज़ को ढूंढना है या कोई दुकान ढूंढनी है, कोई आपने स्कूल का पता आप लेके चल रहे हो, ठीक है, या आपसे कहा गया भाई ये फलां स्कूल जो है या आप जिसमें एडमिशन है तो आपने पहले कभी नहीं देखा, तो आपने उस किसी दोस्त से एड्रेस पूछा,
तो वो बताएगा, ज़ाहिर है भाई कोई फेमस चीज पॉइंट होगी उसके थ्रू आपको बताएगा भाई वहाँ से आपने जाना है, ठीक है ना। तो अगर वहाँ पर सिंपली आपसे कोई कहे कि भाई आपका जो स्कूल जिसमें आपने एडमिशन लिया है वो आपका फलां जो शॉपिंग मॉल है, ठीक है ना, शॉपिंग मॉल है, उससे उससे 2 किलोमीटर की दूरी पे है, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। चले जी, तो आपने तो वो कहते हैं ना भाई आपकी तो एडमिशन हो रही थी, नई नई आपने तो फर्स्ट ईयर में जाना था भाई, आपको वहाँ पहुँचना था, ठीक है ना, एक्साइटमेंट में, और आपने पूछा ही नहीं कि भाई 2 किलोमीटर कहाँ पे है, ठीक है। तो वहाँ जाके शॉपिंग मॉल पे पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? शॉपिंग मॉल पे तो पहुँच गए, जो फेमस था वहाँ पता था उसको, पहुँच गया। उसके बाद प्रॉब्लम ये आ गई, अब 2 किलोमीटर कहाँ जाना है, ठीक है ना। अब ये तो आप उसने पूछना भूल गए। अब ये भी मैं कह सकता था कि भाई आप फ़ोन करके भी पूछ सकते थे, वो भी हो सकता है, मगर चलो पुराने ज़माने की बात है, जब फ़ोन वगैरह नहीं थे साथ में, ये सेल फ़ोन वगैरह नहीं थे, तब ये प्रॉब्लम तो आई होगी ना कि भाई वहाँ जाके अब 2 किलोमीटर कहाँ जाएँ, ठीक है ना। अगर वो आपका शॉपिंग मॉल है, ये इस तरफ जाए, 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 अब यहाँ पर क्योंकि ये आपका लेकिन अब ये लातादाद डायरेक्शन बनने, कहाँ जाए, इधर जाए तो 2 किलोमीटर के बाद फिर कुछ पता नहीं चला, फिर उसको क्या वापस जाए या कहीं और जाए, तो वो सारा दिन या घंटों ढूंढता रहेगा या किसी से पूछेगा। सिंपल है, आप तो कहोगे सर पूछ लेगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, महसूस करवा रहा हूँ आपको कि वहाँ पर एक चीज़ जो उसने पूछनी थी वो सिंपली अगर पूछ लेता तो डायरेक्ट वहाँ पर आपका पहुँच सकता, वो था आपका डायरेक्शन, ठीक है ना। अगर उससे कहा जाता कि भाई शॉपिंग मॉल से आपने लेफ़्ट में जाना है 2 किलोमीटर, या ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, किसी भी या किसी एंगल पे चले जाओ, तो वहाँ आपको सीधा जाके आपको आपका अपना कॉलेज मिल जाएगा, सही है ना। तो यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी। देखो डिस्टेंस तो यहाँ है, डिस्टेंस तो यहाँ पर था, उसको समझने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी। अगर डायरेक्शन नहीं बताई गई तो वो डिस्टेंस आपका रहेगा, उतना ही रहेगा, अब ढूंढते रहो। और मगर उसको अगर आपने को किसी को समझाना है, किसी को बताना है, किसी को एड्रेस बताना है, सिखाना है, तो उसके लिए आपको लाजमी तौर पे डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, सही है ना। तो आपको क्या पड़ेगी? लाजमी तौर पे डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाके वहाँ पर एग्जैक्ट उस पॉइंट पे पहुँच पाएंगे। तो इस तरह की क्वांटिटीज़ जिनको अब या एग्जांपल ये भी ले लें कि भाई आपका फोर्स है। अब देखें यहाँ पर एक ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है, ठीक है ना। अब इस ब्लॉक को आपने ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाया, तो क्या दोनों का रिजल्ट सेम आएगा? या आपने ऐसे तिरछा फोर्स लगाया, ठीक है ना। तो लाजमी तौर पे आप खुद ही देखें, किसी भी ब्लॉक को आपने उसको घसीटना है तो आपने ज़्यादा रिजल्ट हासिल करने के, आपका खोपड़ी चलता भाई इधर से जोर लगाएंगे तो ये ज़्यादा आपका क्या करेगा, मूव करेगा, या जान छूटेगी यहाँ से खिसका के इसको कहीं और लेके चले जाए। तो हर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, ये फोर्स ही लग रहा है ना इधर, तो फोर्स का डायरेक्शन हर एक का रिजल्ट क्या आएगा? अलग अलग आएगा, एक जैसा रिजल्ट नहीं आने वाला, ठीक है ना। सिंपली आप देख लें, यहाँ पर आपने किसी चीज़ को ऊपर उठाना है तो ज़ाहिर उसको नीचे तो नहीं दबाएंगे ना, समझ में आ रही है बात ना। तो ऊपर उठाने के लिए उसी तरह आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। आपने उसको लेफ़्ट की तरफ लेके जाना है तो धक्का भी उसको लेफ़्ट की तरफ ही मारना पड़ेगा, यानी डायरेक्शन तय करनी पड़ेगी आपको। यानी अब इस तरह की क्वांटिटीज़ जिसमें आपको एक्सप्लेन करने के लिए या किसी को बताने के लिए या समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत पड़े, तो हम कहेंगे ये क्वांटिटी उससे डिफरेंट है। किससे? स्केलर से डिफरेंट है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं कि भाई ये आपका वेक्टर्स है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात तय हो गई कि भाई इस तरह की क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, क्योंकि विदाउट डायरेक्शन आप उनको एक्सप्लेन या डिफाइन नहीं कर सकते, मजबूरी आपकी।
अगर ये आपका कंसेप्ट ना होता तो किसी को आप एड्रेस नहीं बता सकते थे, किसी चीज़ का रिज़ल्ट नहीं। आप देखें आपका फोर्स का अगर रिज़ल्ट मालूम करना है तो एग्जैक्ट रिज़ल्ट तभी आएगा जब उसकी डायरेक्शन पता होगा, ठीक है ना। जैसे आपने कहा भाई इस एंगल पे लग रही है, 30 के एंगल पे फोर्स लग रही है तो उसका रिज़ल्ट अलग आएगा, 90 के एंगल पे फोर्स लग रही है तो उसका रिज़ल्ट अलग आएगा, 60 के एंगल पे फोर्स लग रही है तो उसका रिज़ल्ट अलग आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर आपने किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है, बताना होता है, तो वहाँ पर क्या पड़ता है, ज़रूरत डायरेक्शन। अब हमें वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ी कि भाई कोई इस तरह की भी क्वांटिटीज़ हैं जिनको बताने के लिए हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बात आपके पास कंसेप्ट बन गया, भाई फिज़िक्स में दो किस्म की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक स्केलर्स होती हैं, दूसरे क्या होते हैं, आपको पता पड़ गया कि भाई हमारे पास वेक्टर्स भी होते हैं और वो ज़रूरी हैं, उनके सिवा जो है आप फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, समझना ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सिर्फ आप एक तरह से काम नहीं चला सकते, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, आपको डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है जी। चलें, अब ये तो हो गया आपका इसका इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि भाई इनके दरमियान क्या डिफरेंस है, दोनों के दरमियान। अगर अब देखें कंसेप्ट तो आ गया कि भाई जिनके पास डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है वो स्केलर है, और जिनके पास डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी वो क्या है, वेक्टर्स है। तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इनको अलग अलग, ठीक है भाई, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम एक तरफ स्केलर्स और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं वेक्टर्स। भाई आपने जैसे पढ़ा कि भाई अभी के स्केलर्स को क्या चाहिए, सिर्फ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए उसको डिफाइन करने के लिए यूनिट के साथ, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी आपको इसको समझने के लिए, ठीक है जी। अब आते हैं इस तरफ, आपका वेक्टर्स में आपको क्या चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू तो चाहिए। क्या चाहिए भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए भाई, नंबर तो यहाँ पर भी चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। और तीसरा जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, विच ओबेज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। सही है। अब अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो ये तो आपको वैसे ही समझ में आ गया भाई, ये स्केलर्स क्या है, इसको मैग्नीट्यूड से ही आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इनको डिफाइन करने के लिए, इनको समझाने के लिए, किसी को बताने के लिए, किसी से पूछने के लिए आपको खुद समझना है, किसी को समझाना है, तो इसमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और उसके साथ प्लस में यूनिट आपका सब में होगा भाई, उसमें भी होगा, इसमें भी डाल दें भाई, यूनिट होगा सब में, क्योंकि विदाउट यूनिट तो क्वांटिटी का कोई, वो उसका शनाख्ती कार्ड है यूनिट, ठीक है ना। आप समझेंगे उसका आईडी कार्ड है भाई, यूनिट के सिवा तो आपकी नहीं पता चलेगा। सिर्फ 5 लिख दूँ तो क्या पता, 5 मिनट है, 5 घंटे है, 5 किलोग्राम है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, पता नहीं क्या है। तो जब उसके साथ यूनिट लिखोगे तो ही फिजिकल क्वांटिटी का आईडी पूरा बनेगा, भाई यहाँ से कोई फिजिकल क्वांटिटी तो कम से कम है। उसके बाद अगर आता है तो वेक्टर्स और स्केलर्स आता है। पहले तो फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, यूनिट होगा तो आपको पता चल जाएगा, उसके बाद उसकी पहचान आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर देखें न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए और उसके साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। और अगर ये दोनों हैं उसके बाद भी एक शर्त रखिए, जो वेक्टर का असल डेफिनेशन है, जो वेक्टर्स का असल डेफिनेशन और यहाँ पर जो उसकी जो शनाख्त है,
आइडेंटिटी है वो यहाँ छुपी हुई है कि भाई वो क्वांटिटी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है, मगर उसके साथ साथ वो वेक्टर्स एडिशन जो लॉ है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, उसको लाजमी तौर पे ओबे करे। अगर वो उसको ओबे नहीं है करता या वैलिड नहीं है तो फिर वो वेक्टर नहीं कहलाएगा, भले उसके पास डायरेक्शन हो, भले उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, मगर वो क्या हो रहा है, अगर इस लॉ को ओबे नहीं कर रहा है तो ये प्रॉब्लम होगा कि फिर आप उसको वेक्टर नहीं कहोगे। तो ये तीनों कंडीशन पूरा करना वेक्टर के लिए लाजमी है। नंबर 1 न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, नंबर 2 उसका डायरेक्शन होना चाहिए, नंबर 3 विच ओबेज दी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये लाजमी है। अच्छा, अब यहाँ पर वेक्टर्स लॉ ये क्यों कहा जा रहा है, प्रॉब्लम है ना। तो अभी आप समझें कि आप कहीं जा रहे हो, ठीक है ना, तो आपने यहाँ पर पहले कितना किया, 12 मीटर का फासला तय किया, फिर आप यहाँ इस पॉइंट से आगे निकले, फिर आपने तय किया, आपने 5 मीटर का फासला तय किया, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्चुअली आपने एक ही डायरेक्शन पकड़ी जिसको हम कहते हैं पैरेलल, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, कहीं आपने कोई कट शट नहीं डाला, डायरेक्शन चेंज नहीं किया और आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे। तो सिंपली हमने आपको बताया पहले से, मतलब ये आपका पहले से आप लोग जानते हो, ज़ाहिर पढ़ के आए हो कि ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इसका एंगल क्या आ रहा है आपका 0 डिग्री आ रहा है, पैरेलल है। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इसका सम क्या निकलेगा, दोनों का सम क्या निकलेगा, वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या निकलेगा, 12 + 5 मीटर। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 17 मीटर, सही। अच्छा, अब ये भी तो हो सकता है कि कोई इस तरह भी हो सकता है, पहले भाई 12 मीटर इधर गया, फिर यहाँ पर आके फिर उसका दिमाग ख़राब हो गया, ठीक है, या उसको कोई चीज़ याद आ गई, चलो भाई वापस आ गया यहाँ तक 5 मीटर वापस आ गया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि भाई एंगल चेंज हो गई है, एक्चुअली आप देखें तो डायरेक्शन चेंज हुआ भाई, चलो ऐसे कह लेते हैं भाई, ये आपका एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, ईस्ट में जा रहा था। अब पहले गया आपका 12 मीटर गया ईस्ट में और 5 मीटर गया वेस्ट में, तो ये तो एक दूसरे के अपोजिट है डायरेक्शन, ईस्ट और वेस्ट हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो पहले 12 मीटर गया, फिर 5 मीटर वापस आया, तो अब कितना रह गया आपके पास, अगर इसका आप रिजल्ट निकालेंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 5 कट जाएगा, ठीक है ना। सम करेंगे तो ज़ाहिर है एक वेक्टर आपका अपोजिट तो नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका दोनों का जो सम आएगा वो क्या आएगा, 12 में से 5 गया 7, सही है, 12 और 5 17 और 12 में से 5 गया 7 मीटर, ये रिजल्ट चेंज हो गया। अब समझ में आएगा आपको कि वेक्टर क्या मुसीबत है। अब आपको इसका एहसास होगा कि वेक्टर एक्चुअली क्या है। बगैर डायरेक्शन के मसला हल नहीं हो रहा है। ये डायरेक्शन इस तरह जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में गया तो रिजल्टेंट क्या निकला 17 मीटर, उन्हीं दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कितना निकल रहा है 7 मीटर। तो कहीं पर 17 कहीं पर 7, वेक्टर्स दो ही हैं, वही हैं, सेम है, मगर रिजल्ट चेंज हो गया। और कर लेते हैं, देखो अगर यहाँ पर कैसे गया, ईस्ट में गया 12 मीटर, ठीक है, फिर यहाँ पर ऊपर चला गया नॉर्थ की तरफ, कितना चला गया 5 मीटर। अब आपका डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं भाई, लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट होता है ना। ये हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट आप पहले भी पढ़ चुके हो माशाल्लाह, ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही नए हो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डिस्टेंस इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पर डायरेक्शन, ये भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, इनिशियल पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन, ठीक है ना। तो यहाँ से ये बनेगा, ये बन गया आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं डिस्प्लेसमेंट को, सही है ना। तो यहाँ पर ये बनेगा। अब यहाँ पर एंगल कितनी बनी है, 90 डिग्री बनी है, तो हमने लगाया पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम में क्या लगेगा भाई, तो ये हो जाएगा
आपका 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169। तो अब यहाँ पर ये निकलेगा, रिजल्टेंट निकलेगा 169 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो हो जाएगा 13। ये पाइथागोरस थ्योरम में आपका 13 मीटर आ गया। सही है। तो भाई हमने अभी सिर्फ 3 है, अभी एडिशन करेंगे तो वो आगे जाके टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको महसूस करा रहे हैं कि वेक्टर जो है वो एक्चुअली चीज़ है क्या, क्यों डायरेक्शन, ये इसको जो डायरेक्शन वगैरह कहा जाता है, ये 3 कंडीशन जब तक ओबे नहीं करेगा तब तक ये वेक्टर नहीं कहलाएगा। डायरेक्शन का मसला, ये मसला, और तीसरा मसला ये। अब ये जो एडिशन हो रही है हम रूल कौन से अप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर्स ला के, वेक्टर एडिशन ला के रूल अप्लाई करें, जिसमें ट्राइंगल ला आता है, पैरेललोग्राम ला आता है, पॉलीगन ला आता है, बहुत सारे जो आप पढ़ेंगे आगे चल के, तो वो सारे फॉलो करना, ओबे करना लाजमी है। किसी न किसी रूल में उसको ऐड किया जाए, अदरवाइज ये वेक्टर नहीं होगा। और अब आप देखें ये रिजल्ट डिफरेंट है, इस पर भी थोड़ा देख लें। यहाँ पर कितना आया है 17 मीटर, और यहाँ पर कितना आया है 7 मीटर, यहाँ पर कितना आया है 13 मीटर। वेक्टर वही है, वेक्टर वही है, सेम वेक्टर उठाए हमने, मगर किया क्या इनके साथ, उनके डायरेक्शन मुख्तलिफ कर दिए। तो यहाँ पर डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में रखा तो कितना आया 17 मीटर, अपोजिट डायरेक्शन में रखा तो 7 मीटर, और डायरेक्शन 90 पे लेके गए तो कितना आ गया 13 मीटर। तो यहाँ पर ये बात साबित हो गई कि विदाउट डायरेक्शन आपका वेक्टर्स एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं है, पहली बात। उसके बाद अब ये सिर्फ 3 नहीं होंगे रिजल्ट, और बहुत सारे रिजल्ट बन सकते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम रिजल्ट ये हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितना आएगा 17 मीटर, कम से कम 7 मीटर, कम से कम कितना हो जाएगा 7 मीटर, ये मिनिमम है। अब इससे नीचे नहीं जाना इसका रिजल्ट, इसके ऊपर नहीं जाना, यानी इसका जो रिजल्टेंट होगा, अब यहाँ पर मैं देखें, ये इसको हम आगे चल के एक्सप्लेन कर रहे हैं, मगर अभी आपको फील दिलाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि भाई इसका जो रिजल्टेंट होगा या ग्रेटर एंड इक्वल टू 7 होगा मीटर, और लेस एंड इक्वल कितना होगा 17 मीटर, और बीच में सारे जितने रिजल्टेंट आएंगे वो भी काउंट आ सकते हैं। जैसे ये आया, देखो 13 भी तो आया है ना, तो 7 से ऊपर वाले और 17 से कम वाले सारे रिजल्टेंट इनमें आ सकते हैं, मुमकिन हैं। तो आप अब खुद अंदाज़ा लगा लो कि भाई वेक्टर 2 हैं मगर रिजल्टेंट मुख्तलिफ आ रहे हैं, कभी 17 आ रहा है, कभी 7 आ रहा है, कभी 13 आ रहा है, कभी 7 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है, 13, 14, 15, 16, 17, और उनके दरमियान भाई 8.1 भी आ सकता है, 8.5 भी आ सकता है, 9.1 भी आ सकता है, 9.5 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये सारा किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पे। किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन। यहाँ और यहाँ मैंने डायरेक्शन चेंज किए तो रिजल्टेंट भी चेंज आए। तो इसका मतलब है कि आपको अब महसूस हो गया होगा कि भाई वेक्टर समझने के लिए डायरेक्शन ज़रूरी है, विदाउट डायरेक्शन आपको वेक्टर समझ में नहीं आएंगे। सही है। चलें, और यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको सिंपली किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही, आप सिंपली समझे एक न्यूमेरिकल वैल्यू डाला और आगे लिख दिया यूनिट 2 सेंटीग्रेड, टाइम लिखा 2 घंटे यानी 2 आवर्स, ठीक है, लेंथ लिखा आपने 5 मीटर। तो भाई यहाँ पर आपने ऐसे समझ गए, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बता दो, आपको फील हो रहा है किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको, नहीं, तो ये आपका सिंपली आप कह सकते हो कि ये आपके स्केलर्स हैं। सही जी। तो ये फ़र्क समझ में आया। तो यहाँ पर डेफिनेशन में फ़र्क समझ में आया। न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, इधर 3 चीज़ें चाहिए आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है कंडीशन है वेक्टर के लिए, लाजमी कंडीशन कौन सी है, नेसेसरी कंडीशन कौन सी है, कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करे लाजमी तौर पे। क्योंकि आगे चल के ये भी पता चलना है आपका कि भाई डायरेक्शन भी है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, मगर वो वेक्टर नहीं है। उसके लिए हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी जो पॉइंट है वो देख लें, इसको मिटा दूँ। दूसरी पॉइंट क्या है भाई, स्केलर्स के लिए एक ही तरीका है कि भाई ऑर्डिनरी अलजेब्रा से
लिख सकते हो ना, ऐड कर सकते, दे कैन बी एडेड विथ ऑर्डिनरी अलजेब्रा, ठीक है, 2 और 2 4 वाली अलजेब्रा, या आप कहें अर्थमेटिक रूल्स, ऐसे भी कर अर्थमेटिक रूल्स, ठीक है भैया। तो इनको ऐड करने के लिए आपको किसी दूसरी चीज़ की सिंपली ऐड कर लो भाई, 2 और 2 4 हो गया, रखो लाइन में, सबको ऐड कर दो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखें भाई, एक आपका 2 kg है, फिर आपका 3 kg है, फिर आपका 4 kg है। अच्छा यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ भाई, यहाँ पर ऐड होंगे तो आपके अगर सेम क्वांटिटीज़ होंगी, अब ये तो आपको कॉमन सेंस है, केजी में ही ऐड होगा, आपका उसमें तो नहीं होगा, मीटर पर सेकंड में ऐड नहीं होगा, आपका सेंटीग्रेड में ऐड नहीं होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर कोई आपने यहाँ पर स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। अब मैं कहूँगा इन सबको ऐड करो तो ये इसमें ऐड हो पाएगा, मीटर पर सेकंड केजी में ऐड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ये बात आपकी कॉमन सेंस है कि भाई स्केलर्स की एडिशन के लिए एक जैसे यूनिट होंगे, सेम यूनिट होंगे तो ही ऐड हो जाएंगे, नहीं तो ये नहीं है कि आपने टेम्परेचर को लेंथ में ऐड कर सकते हो, नहीं, मास को लेंथ में ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते आप ऐड। ये एडिशन हमेशा कब होती है, जब सेम क्वांटिटीज़ हो और सेम यूनिट हो और उनका नेचर भी सेम हो, तभी ऐड हो सकते हैं ना भाई। किलोग्राम में ऐड होगा, सिंपल। मीटर पर सेकंड में होगा। वर्क का यूनिट क्या है, जूल है, जूल में ऐड होगा। वर्क में ऐड होगा। वर्क जाके कहीं पर किसी और तो ऐड नहीं होगा ना, किसी आप कहेंगे भाई लेंथ में ऐड हो जाए, नहीं हो सकता। आपका मास में ऐड हो जाए, नहीं हो सकता। स्केलर क्वांटिटी तो हैं, मगर स्केलर्स वो ऐड हो सकती हैं ऑर्डिनरी अलजेब्रा से जिनका यूनिट क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो आपका एडिशन के लिए क्या चाहिए, ये भी लिख लें आप, वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है लिखने की। सेम होने चाहिए यूनिट, या नेचर ऑफ दी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये आपस में ऐड हो सकते हैं, ये आपस में ऐड हो सकते हैं, ठीक है ना। 2 kg 3 kg 4 kg कितना हो गया, मेरे ख्याल में 5 9 kg हो गया, कितना हो गया, 9 kg हो गया। तो यहाँ पर आपका सिंपली आप आराम से अर्थमेटिक रूल जो हैं आपके, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, 2 और 2 4, 2 और 5 7, इस तरह करते हो ना आप लोग, उससे। मगर ये याद रखना, लेंथ में मास ऐड नहीं होगा, मास में मास ही ऐड होगा, लेंथ में लेंथ ऐड होगा, और टाइम में टाइम ऐड होगा, ठीक है। चलें, अब यहाँ पर कहते हैं इसका क्या होगा भाई, इसका कहता है भाई दे कैन बी एडेड बाय वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। इनके लिए एक ही तरीका है भाई, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इनको ऐड करने का एक ही तरीका है, वो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि भाई ये वाहिद ऐसी शर्त है जो इसको वेक्टर बनाती है, जो इसकी पहचान है, जो इसके लिए ज़रूरी है। इसके बगैर ये वेक्टर नहीं बनने वाला, इस कंडीशन के सिवा वेक्टर नहीं बनने वाला। तो भाई यहाँ पर वेक्टर्स लॉज जो है ना एडिशन के, उनको ये ओबे करे लाजमी तौर पे, जिसमें ट्रायंगल लॉ आता है। आगे पढ़ेंगे आप लोग, हम ही पढ़ाएंगे आपको। ट्रायंगल लॉ है एडिशन का, पैरेललोग्राम लॉ है, और आपका और कौन सा भाई, पॉलीगॉन लॉ है, ठीक है, जिसमें आप 8 to 12 पढ़े हो ना। तो ये लॉज आपके, इन लॉज में से किसी लॉ में वो आ जाता है, ओबे करता है, उसकी जी हुजूरी करता है, उसमें शामिल होता है, तो ये वेक्टर कहलाएगा, नहीं तो ये वेक्टर नहीं कहलाएगा। चलें, ये उसके आगे इसका एक और फ़र्क आ गया। अब आते हैं हम इसका जो है वो क्या बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं भाई। एग्जाम्पल यहाँ पर आपका टाइम है, टाइम स्केलर है, टेम्परेचर है, लेंथ है, मास है ना जी, वर्क है, ये सारे क्या हैं, स्केलर से, इनको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देख लो भाई, वेक्टर्स का एग्जांपल में क्या आएगा, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है
है ना, फोर्स है, ठीक है जी। और इस तरह आपके बहुत सारे आते हैं। अब कितने नाम गिनवाएं आपको भाई। वेक्टर के मोमेंटम है, टार्क है, तो इस तरह ये जो हैं आपके क्या हैं, वेलोसिटी है, ये आपके क्या हैं, वेक्टर्स हैं। इनको डायरेक्शन के सिवा आप नहीं समझा दो। और ये सारे इस लॉ को भी ओबे करेंगे, नहीं तो फिर ये नहीं आएंगे। समझ में आ गई है ना बात। तो इन कंडीशन, तीनों कंडीशन को जो ओबे करेगा, मगर तीसरी कंडीशन बहुत लाजमी है। कभी आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, मगर वो ओबे नहीं करता तीसरी कंडीशन को, तो फिर हम उसको वेक्टर से खारिज कर देते हैं। उसके बारे में मैं बता रहा हूँ अभी। चले, ये नोट कर लिया, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक और बात कि भाई यहाँ पर इस तरह भी होगा, जैसे मैंने अभी कहा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई आपके पास दो कंडीशन तो हैं, ठीक है ना, दो कंडीशन हैं आपके पास। यानी आपके इस तरह के, जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और उसका डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड भी है और उसका डायरेक्शन भी है कि नहीं है? पता है सबको, डायरेक्शन भी इसका है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मगर मुसीबत ये है कि ये वेक्टर्स लॉ ऑफ, जो एडिशन लॉ है वेक्टर्स के, उनको ये ओबे नहीं करता। सिंपली ये अर्थमेटिक रूल या आपका सिंपल ऑर्डिनरी अलजेब्रा से ऐड हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये इस तरह कह लें भाई, ये करंट है I1 है, और ये करंट आपका है I2 करंट है, और इसके दरमियान एंगल में लिख लेता हूँ भाई, डायरेक्शन आ गया। दोनों के दरमियान एंगल कितनी है, 30 डिग्री है, ठीक है ना जी। तो अब यहाँ पर इसको ऐड करें तो ये तीसरा वेक्टर आ जाए, इसको I3 कह लें, तो यहाँ पर ऐड करके रिजल्ट आ जाएगा। तो हम कहेंगे भाई ये आपका अगर 2 एम्पियर है और ये आपका कितना है, 3 एम्पियर है, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो यहाँ पर आपने कोई जो है वो वाला रूल जो अभी मैं बता रहा था वो नहीं लगाए, आपने डायरेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया। आपने सिंपली क्या कर दिया, अर्थमेटिकली या सिंपल अलजेब्रा इस्तेमाल करके इसको रख के ऐड कर दिया। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी भाई, इसके पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, दोनों चीज़ें हैं, मगर इसके पास क्या नहीं है, जो तीसरी कंडीशन थी हमारी कि भाई वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करे, वो नहीं कर रहा। ये अपने आप ऐड हो रहा है, अपनी मनमानी कर रहा, तो उसको हमने छोड़ दिया, ये आपका वेक्टर नहीं है। इस तरह आपका स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, देखें ये भी इसके हैं। तो इसको कहा जाता है टेंसर। क्या कहा जाता है, टेंसर। अब ये ना स्केलर है ना वेक्टर है। अब इसके बेस में हम नहीं पढ़ते कि भाई यहाँ पर ये आपका, आगे चल के अगर BSc लेवल पे जाएंगे तो वो वहाँ पर आप पढ़ेंगे, मगर इसको अभी ये फील कर लेंगे भाई ये आपका क्या है, इसके कितने कंपोनेंट होते हैं, 9 कंपोनेंट होते हैं, और आपके मैग्नीट्यूड का एक कंपोनेंट होता है, और जो वेक्टर्स हैं उसके कितने कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं। वेक्टर्स के 3 कंपोनेंट होते हैं, और स्केलर्स के एक कंपोनेंट, और टेंसर के 9 कंपोनेंट होते हैं। तो उस बेस में हम नहीं पढ़ते। आप समझें कि ये जिसका डायरेक्शन है, मगर वेक्टर्स एडिशन लॉ को हम ओबे नहीं करा, तो उसको हम क्या कहेंगे, टेंसर। टेंसर का और एग्जांपल क्या हो सकता है, आपका स्ट्रेस है, ये भी टेंसर है, स्ट्रेन है, ये भी टेंसर है, और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मुझे जो अभी याद आ रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और करंट का भी आपने बताया हमें, करंट। तो ये आपके क्या है, टेंसर है। ये क्या है, टेंसर है। टेंसर क्यों है, क्योंकि ये इसको तीसरी शर्त को ये लिफ्ट नहीं करा रहे, इससे क्या कर रहे हैं, इससे अपना पाँव और नहीं, बिग बॉस में आप उल्लंघन कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, उल्लंघन कर रहे हैं, सही। चले, अब आते हैं कि भाई यहाँ पर एक बात तय हो गई भाई, जो इस तरह की क्वांटिटीज़ जिसके डायरेक्शन भी हों, आज जो वेक्टर्स हैं उनके पास डायरेक्शन है, तो वेक्टर्स नहीं कहलाते, ज़रूरी नहीं है। अभी तो हो गया ना, साबित हो गया।
तो जिसके पास डायरेक्शन है वो ज़रूरी नहीं है वेक्टर हो, ये साबित हो गया। अब वेक्टर कब होगा वो आपको पता चल गया। वेक्टर तब होगा जब वो लॉ ऑफ एडिशन, जो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन उसको ओबे करे। ठीक है, तो सारे वेक्टर्स जो होते हैं जिनके पास डायरेक्शन होता है तो वो सारे वेक्टर्स नहीं कहलाए जा सकते। ठीक है, और जिनके पास डायरेक्शन है और लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन को ओबे कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड भी, तो वो तो वेक्टर्स हो गए। तो अब यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते, जो बचपन से आपका कंसेप्ट डाला हुआ है कि भाई जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वेक्टर है, नहीं। अब आपने क्या पढ़ा, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, जिसके पास डायरेक्शन भी है, और तीसरी जो ज़रूरी शर्त है वो क्या है कि वो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को ओबे लाजमी तौर पे करे। अगर नहीं करेगा तो फिर आपका भले डायरेक्शन हो मैग्नीट्यूड, तो फिर क्या कहलाएगा, आपका टेंसर कहलाएगा। तो 3 क्वांटिटीज आपने चुनी, स्केलर, वेक्टर, टेंसर। तो ये था आज का इंट्रोडक्शन। उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ समझ में आया होगा, और बड़े तफसील से इस पे बहस किया हमने। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है, देखिए अब वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन लंबे लंबे लेक्चर होंगे, आप भी नहीं देख पाओगे, तो अगले लेक्चर में हम इसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, किस तरह इसको लिखा जाता है, किस तरह इसको ग्राफिकली ड्रा किया जाता है, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जो भी इसके टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स जितने भी होंगे, जितनी भी चीज़ें इससे रिलेटेड होंगी, हम कोशिश करेंगे कि वो सारे आपके साथ डिस्कस किए जाएं, आपको बताए जाएं। और आप जो है वो, अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो बेल आइकन जो है वो होता है वो आप दबा दें, ताकि जैसे ही यहाँ पर आपका लेक्चर अपलोड हो तो आपको मिल जाए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है जी, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।